हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि एक प्रोग्राम के लिए ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड इन दोनों की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन कोड वो इंस्ट्रक्शन सेट है जो डेटा पर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट एक्चुअल में ऑपरेशन कोड ही है और एक माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन के लिए बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे आज के कंप्यूटर की भी हम बात करें तो उसमें भी मोटे तौर पर इन्हीं 5 तरह के इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऐसे आज के एडवांस कंप्यूटर में कुछ और भी टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट जोड़े गए हैं, जैसे मल्टीमीडिया से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हैं जो मल्टीमीडिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए बिटवाइज ऑपरेशन जो छोटे छोटे पिक्सल को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के हर ऑपरेशन के लिए सिर्फ यही 5 डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हर माइक्रो प्रोसेसर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ भले ही हम समझाने के लिए 8085 की बात कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की डिज़ाइनिंग इंटेल के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के आधार पर बनाए गए हैं। मतलब हर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पहले से उपलब्ध ऑपरेशन कोड इंस्ट्रक्शन कोड को इस्तेमाल करता है और उसको और मॉडिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ नहीं किया जाए, ये सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। भले ही उनके वर्ड लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा, उनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, उसमें कुछ कुछ एडिशन किया जाएगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन टाइप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन है जो लगातार इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसमें ये जो 5 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोल रहे हैं, उन्हीं पर डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देखिए, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। आप अगर गौर से देखेंगे तो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी है। अब यहाँ मेमोरी में हम ये डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी मेमोरी हो जो सीपीयू से बाहर, सीपीयू रजिस्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर सीपीयू रजिस्टर की बात है या कैश की बात है तो कैश कई बार सीपीयू का भी पार्ट होता है और प्राइमरी मेमोरी का भी पार्ट होता है। मतलब L1 कैश की बात करें तो सीपीयू के अंदर होता है, L2 कैश बाहर होता है। तो बाहर है तो मेमोरी का पार्ट होगा, और या नहीं तो फिर आईओ ऑपरेशन की बात होगी। मतलब आईओ डिवाइसेस जो हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे पास 3 अलग अलग स्पेस हैं, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर मेमोरी, या सीपीयू। डेटा कहीं भी इन्हीं 3 जगह में कहीं ना कहीं होगा। अगर डेटा यूजर के पास है तो उसको आईओ डिवाइस का हम मान लेंगे कि जो यूजर के द्वारा फीड किया जाएगा इनपुट के तौर पर, या आउटपुट मॉनिटर से रिसीव करें, प्रिंटर से लें, या मेमोरी में जाके स्टोर करें। यही 3 काम हम करते हैं। तो मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो मेमोरी लोकेशन में रखेंगे या फिर आईओ डिवाइस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास 3 अलग अलग लोकेशन है, सीपीयू का लोकेशन, मेमोरी का लोकेशन और आईओ डिवाइसेस। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इन्हीं 3 जगहों में आपस में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो सीपीयू, मेमोरी या आईओ डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इन तीनों के बीच ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। आप जरा सा गौर से देखें तो सीपीयू के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास रजिस्टर कितने हैं? A B C D E H L, इतने सारे रजिस्टर हैं। और सीपीयू के अंदर डेटा होने का मतलब क्या, किसी न किसी रजिस्टर में होगा वो। तो हम चाहें तो इन रजिस्टर के बीच भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हम डेटा को A टू B ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम डेटा को B टू A ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
P टू A ट्रांसफ़र कर सकते हैं, A टू C कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी भी रजिस्टर से किसी दूसरे रजिस्टर में भी अगर हम डेटा मूव करना चाहते हैं तो ये भी डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का इंस्ट्रक्शन होगा। मतलब इंस्ट्रक्शन हमको हर काम के लिए चाहिए। अगर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करना है तब भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। हमें बताना होगा कि किस सोर्स रजिस्टर कौन सा होगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होगा। लेकिन ये सारे इंस्ट्रक्शन CPU के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। इसके लिए बाहर के मेमोरी लोकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं मूव B टू A, हम लिखेंगे मूव A B, लेकिन एक्चुअल में इसको आपको समझना है मूव B टू A। इसका डिटेल डिस्कशन क्या हुआ कि मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B इनटू एक्यूमुलेटर। A मीन्स एक्यूमुलेटर। तो B रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, ये वन बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसमें अलग से कोई डेटा देने की ज़रूरत है क्या? हमने तो कोई डेटा मांगा ही नहीं, हम सीधे कह रहे हैं कि B रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स हो उसको एक्यूमुलेटर में रख दीजिए। तो किसी मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, IO ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर इज नो, क्योंकि हमको मेमोरी से कोई मतलब ही नहीं है, IO ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमको ऑपरेशन भी कोड हमने दिया, इसी ऑपरेशन कोड में इम्प्लाइड कर दिया एड्रेस कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। चूँकि CPU के अंदर ही डेटा ट्रांसफ़र होना है तो इसको हम रजिस्टर का नाम सिर्फ दे देंगे। लेकिन रजिस्टर का नाम दे देने का मतलब ये नहीं कि रजिस्टर ट्रांसफ़र होगा। रजिस्टर तो एज इट इज़ हार्डवेयर डिवाइस है, उसमें कोई ट्रांसफ़र की बात ही नहीं है। रजिस्टर के कंटेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ। तो ये अगर इंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV R1 R2, दिस इज द इंस्ट्रक्शन। ये हुआ इंस्ट्रक्शन टाइप। जैसे डेटा टाइप की हम बात करते हैं उसी तरह ये हुआ इंस्ट्रक्शन टाइप, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R2 टू रजिस्टर R1। ये R स्मॉल में हम लिख रहे हैं जो रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। अब ये ऊपर में जो हमने B2A लिखा है वो क्या है? तो ये है हमारा ऑपरेशन कोड। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन कोड। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन टाइप की बात हम नहीं करते, हम ऑपरेशन कोड की बात करते हैं। कोड रियल रजिस्टर के नाम से काम करेगा, यहाँ पर एक्चुअल रजिस्टर हमको देना पड़ेगा। R1 R2 का कोई मतलब नहीं बनता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्राम जब भी हम लिखेंगे तो इस ऑपरेशन कोड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो जेन्युइन रजिस्टर होने चाहिए जो CPU के अंदर मौजूद हैं। इसके अलग कोई रजिस्टर का नाम हम देंगे तो CPU को कन्फ्यूजन होगी, वो काम नहीं कर पाएगा, एरर होगा। तो इसका मतलब है कि एक ही ऑपरेशन टाइप पर या इंस्ट्रक्शन के टाइप में बहुत सारे ऑपरेशन कोड बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे देख लें, मूव B2A है तो मूव C2A भी हो सकता है, D2A हो सकता है, E2A हो सकता है, S2A हो सकता है, L2A हो सकता है। बाकी के हर रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहें तो आप इस इंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हैं, मूव A टू A। एक्चुअल में आप कहेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब हो या ना हो, एक्चुअल में आउटपुट तो जीरो है, आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करेगा। वो रजिस्टर A के कंटेंट्स को लेगा और फिर से A में ही राइट कर देगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। माइक्रो प्रोसेसर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर सीधे जाता है, वो इंस्ट्रक्शन को देखता है और सोर्स से लेगा डेटा और डेस्टिनेशन अगर वही है तो फिर वहीं पे रख करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ एक सिंगल ऑपरेशन कोड। और ये क्या है?
डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। तो ये डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप विद इन सीपीयू की बात हो गई। अब जरा सा आप विचार करें, सीपीयू के बाहर भी तो डेटा का ट्रांसफ़र हो सकता है। मेमोरी से सीपीयू में जा सकता है, सीपीयू से मेमोरी में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हम चाहे तो आईओ डिवाइस से भी सीपीयू में भेज सकते हैं, या सीपीयू से आईओ डिवाइस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इंस्ट्रक्शन, जरा सा चेंज करते हैं अब इस इंस्ट्रक्शन को हम, MPI M2A। अब क्या हो गया, अब डेटा में जो सोर्स है वो हमारा मेमोरी लोकेशन, एम मीन्स मेमोरी लोकेशन, क्योंकि आप देख लीजिए एम नाम का कोई रजिस्टर तो है नहीं। तो एम अगर हम लिखते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में तो इसका मतलब होता है कि हम चाहते हैं मेमोरी टू सीपीयू। इसका उल्टा भी हो सकता है, MVI A2M एक्यूमुलेटेड टू मेमोरी। अब वो कैसे होगा प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे, आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन MOV था वो मूव तो करता था, लेकिन मूव करता था रजिस्टर टू रजिस्टर, और यहाँ पर सॉरी यहाँ भी हम MOV ही लिखेंगे, MVI नहीं होगा, MOV मूव मेमोरी टू रजिस्टर। यहाँ हम एक्यूमुलेटर हमने लिखा, लेकिन एक्यूमुलेटर तो रजिस्टर ही है। अगर मेमोरी से एक्यूमुलेटर में हम ले जा सकते हैं तो डेटा को हम मेमोरी से BCD HL किसी भी रजिस्टर में ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रैम मेमोरी से डेटा को सीपीयू के किसी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना हो तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। बात समझ में आ गई? तो हम मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका हम अपनाते हैं इंस्ट्रक्शन में, ज़रा सा देखिएगा, MVI A05। अब ये 05 भी एक्यूमुलेटर में जाएगा, लेकिन ये 05 है कहाँ, यूजर के पास है। थ्रू आईओ डिवाइस डालना होगा, यूजर को बोल देने से तो सीपीयू नहीं समझेगा। तो ये 05 जो है ये आईओ डिवाइस से यूजर से डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो रहा है। मूव इमीडिएट डेटा 8 बिट डेटा, ये डेटा हमने हेक्स में लिखा है 05, नंबर 5 नहीं है, 05 इंटू एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर में हम 05 रखना चाहते हैं, 06 रखना चाहते हैं, 15 रखना चाहते हैं, 25 रखना चाहते हैं, जो भी डेटा हम रखना चाहें वो हमारी मर्जी से, हम जो चाह रहे हैं वो डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है, हर इंस्ट्रक्शन में हम चाहे मेमोरी की बात करें, आईओ डिवाइस की बात करें या सीपीयू की बात करें, इनमें कहीं ना कहीं डेटा एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह के ऑपरेशन को ही हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन, अब इसमें डिटेल डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में कितने सारे इंस्ट्रक्शन हैं, उनका क्या क्या मतलब है, कैसे होगा, वो डिटेल हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे और बार बार देखने की कोशिश करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि आप में कंप्यूटर, होल कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, चाहे आईओ डिवाइस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना हो, चाहे मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफ़र करना हो, सीपीयू से मेमोरी में ट्रांसफ़र करना हो, सीपीयू से आईओ डिवाइस में ट्रांसफ़र करना हो, कहीं ना कहीं डेटा एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और इस काम के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन, आगे डिटेल में और सारे इंस्ट्रक्शन पर हम डिस्कशन करेंगे, कितने इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के हैं और क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, लेकिन वो सारे ऑपरेशन डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। आप सोचिए कि जितना भी कट कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन है
इस कॉपी ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, डेटा ही तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपके हाई लेवल कंप्यूटर सिस्टम में भी डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे डेटा प्रिंट में भेजना हो, चाहे डेटा रिसीव करना हो, कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का इंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्रामिंग में भी, हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशन में भी। डेटा जहाँ भी ऑपरेट कर किया जाता है कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफ़र करना होता है, और उसके लिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लेवल पर, बाइनरी कोड के लेवल पर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं। चूँकि यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं इस बात को ध्यान में रख करके कि यूज़र जब भी चाहे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के बाहर डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर ले। आज की डेट में तो नेटवर्क और इंटरनेट का सहारा हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है डेटा को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह भेजना, और ये सारा काम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के थ्रू पूरा किया जाता है। तो ये बात हो गई डेटा ट्रांसफ़र की। अब इसके बाद बात हम करते हैं दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो निश्चित रूप से वो भी बहुत प्रभावशाली इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक ग्रुप। हम जानते हैं कि ऑपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कुछ ना कुछ अरिथमेटिक प्रोसेसिंग की बात ना हो। और जो भी हम बेसिक जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें तो जनरली हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन या कंप्यूटेशनल ऑपरेशन में अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन का बड़ा महत्व है। अरिथमेटिक ग्रुप में और कुछ अगर नहीं जानते हैं तो हम इनके ऑपरेशन को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके बाद एक मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन ये सारे ऑपरेशन हाई लेवल में परफॉर्म किए जाते हैं तो उनका अलग तरीका है। हाई लेवल में तो हम सीधे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी काम कर लेते हैं, लेकिन क्या अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन को निमोनिक कोड में भी कोई व्यवस्था किया गया है? निमोनिक कोड में इस तरह के अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन कैसे यूज किए जाएंगे? तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम सीधे सीधे लिखते हैं। देखिए, अरिथमेटिक ग्रुप में जिस समय ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया जा रहा था उस समय कंप्यूटर में मेमोरी का बहुत अभाव था। मेमोरी बड़ा मुश्किल से डिज़ाइन होता था, मेमोरी बहुत कम होता था, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता था, मेमोरी कम एक्सेस होता था, और प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती थी। तो इस बात को देख करके हमने इंस्ट्रक्शन सेट बहुत छोटा छोटा बनाया है। ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन सेट हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जब आप देखेंगे तो या तो 3 वर्ड होंगे या 4 वर्ड इंस्ट्रक्शन होंगे, उससे ज़्यादा बड़ा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो हमको जैसे मूव के लिए MOVE हम नहीं लिखते, MOV लिखते हैं। MOV इंग्लिश का कोई वर्ड तो है नहीं, लेकिन MOV से हम असेंबली कोड में समझ लेते हैं कि ये मूव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर ऑपरेशन है ऐड, ADD, SUB, सब्ट्रैक्ट। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म किए जाएंगे अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन में। अरिथमेटिक ग्रुप में भी जब ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तभी हम सिर्फ ऐड की बात करें, सब्ट्रैक्ट को भी हम हटा दें। तो एडिशन करने के लिए भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डेटा कहाँ से आएगा। तो डेटा ऐसा भी हो सकता है जैसे हम इंस्ट्रक्शन लिखे ऐड बी, हम चाहते हैं कि एडिशन 2 डेटा बेस्ड इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है, सिंगल डेटा से तो काम होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट लाया गया। ऐड में हम ऑटोमेटिकली ये मान के चलते हैं कि ए जो है वो इम्प्लिसिटेड है, ए प्लस, अब जो भी रजिस्टर यहाँ हम लिखेंगे वो ए के साथ ही ऐड होगा। एक्यूमुलेटर में एक डेटा पहले से हम रख देंगे और उसके बाद ऐड ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐड बी, बी के जगह पर हम सी लिख सकते हैं, सी के जगह पर हम डी लिख सकते हैं। आप जो भी रजिस्टर देना चाहें, अगर रजिस्टर से रजिस्टर को ऐड करना है तो जब भी 2 रजिस्टर के एडिशन की हम बात करेंगे तो एक ऑपरेंड हमारा एक क्यूमुलेटर में मौजूद रहेगा और उसके लिए इंस्ट्रक्शन में डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को हमें छोटा रखना है। तो हमने डिज़ाइन ही ऐसा किया है
कि एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में होगा, एडिशन जब भी करना होगा तो दूसरे रजिस्टर की बात होगी। तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हमने अभी लिखा है वो इंस्ट्रक्शन टाइप क्या कहता है, ऐड आर। अब ऐड आर का मतलब क्या हुआ, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विथ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इम्प्लिसिट है, एक्यूमुलेटर लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। एक डेटा एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा हम जो रजिस्टर दे रहे हैं, तो रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन संभव है। अब रजिस्टर अगर संभव है तो ऐड आर की जगह पर आप एम भी लिख सकते हैं। डेटा आप मेमोरी से लें सीधे और उसको ऐड कर दें एक्यूमुलेटर के थ्रू। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ADI ऐड इमीडिएट 05, तो हमने देखिए यहाँ पर पहले रजिस्टर का नाम दिया, फिर मेमोरी का नाम दिया, अब हम सीधे डेटा दे रहे हैं और एक ऑपरेंड जो है, एक डेटा पहले एक्यूमुलेटर में मौजूद होना चाहिए। ये बात हमें या प्रोग्रामर को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिया। यहाँ पर रजिस्टर है तो रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर ऐड करेंगे, मेमोरी है तो मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी लोकेशन के कंटेंट की बात हो रही है। अब मेमोरी लोकेशन कैसे हम बताएंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन जिस भी मेमोरी की बात होगी उस लोकेशन पर जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर से ऐड करेंगे। और अगर हम सीधे सीधे डेटा IO के थ्रू देना चाहते हैं तो उस डेटा को डायरेक्ट एक्यूमुलेटर से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप एक्यूमुलेटर में पहले से कुछ नहीं रखे हैं तो जो भी गार्बेज वैल्यू होगा उसके साथ वो ऐड कर देगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होगी कि भाई दो डेटा को ऐड करना है तो एक को पहले एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कीजिए और उसके बाद दूसरे डेटा को ऐड करें आप। तो यह ऑपरेशन भी रजिस्टर के थ्रू हो सकता है, मेमोरी के थ्रू हो सकता है और IO ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। तो जिस तरह से एडिशन हुआ उसी तरह से यहाँ पर अगर हम कोड बदल दें SUB तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। रजिस्टर, मेमोरी या IO डिवाइस के थ्रू। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो सारे अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन होंगे। अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन टोटल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ऑपरेशन हम जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में अगर हम कुछ बात नहीं करें तो हमें पता है एंड और एक्स और नॉट। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और नॉट ऑपरेशन को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह के ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप मतलब हम लिख सकते हैं AN A B। बी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर्स के थ्रू हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है, एंड ऑपरेशन हम जानते हैं A एंड B, लॉजिकल ऑपरेशन एंड गेट के सहयोग से जो होता है। तो आप एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं इन दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास लॉजिकल ग्रुप के भी हैं, अरिथमेटिक ग्रुप के भी हैं, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के भी हैं, और ये सारे 8085 में मौजूद थे जो आज के हर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में भी उपलब्ध हैं। इसके बाद देखिए जब प्रोग्रामिंग आप करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो प्रोग्रामिंग में कई बार जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो हमको जंप करने की ज़रूरत होती है। ये अलग बात है कि इस जंप के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जाते हैं तो अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं। लूपिंग का स्टेटमेंट है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है, गो टू स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, स्विच केस है।
ये सारे ऑपरेशन इसी ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के हैं। हमारे माइक्रो प्रोसेसर में ये प्रोविज़न है जंप का, अगर यहाँ नहीं होगा तो बाहर में जंप लिख देने से काम नहीं होगा। यहाँ पर हम जंप इंस्ट्रक्शन के सहयोग से अपने नॉर्मल सीक्वेंस को, जैसे लाइन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, और यहाँ से हम चाहें तो सीधे जंप करके लाइन नंबर 6 पर जा सकते हैं, 5 पर जा सकते हैं, जहाँ भी हम जंप करना चाहें जंप कर सकते हैं। और जंप करने का मतलब है कि दो तरह से जंप किया जा सकता है, या तो हम कंडीशनल जंप करें या अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक लैंग्वेज में, एक स्टेटमेंट था गो टू अनकंडीशनल जंप है। हम सीधे बोलें गो टू लाइन नंबर 10 100 50, तो उसमें किसी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी लाइन पर आप हैं वहाँ से सीधे चले जाइए। तो यहाँ जंप भी अनकंडीशनल हो सकता है। जंप टू, यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस दे देंगे। एड्रेस देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम तो प्रोग्राम मेमोरी में रन करते हैं, तो जंप स्टेटमेंट आने के बाद वो किसी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि हम चाहें तो कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंडीशन आप कैसे लगाएंगे, सवाल ये है। बाहर में तो कुछ वेरिएबल बना करके कुछ कंडीशन दे देते हैं हम, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो वेरिएबल आप बना नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ब्रांच कंट्रोल ग्रुप का, इसमें जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमको फ्लैग रजिस्टर के सहयोग से बनाया जाता है। कंडीशनल फ्लैग रजिस्टर आप पढ़े हैं। फ्लैग में चाहे जीरो फ्लैग की बात हो, पैरिटी फ्लैग की बात हो, साइन फ्लैग की बात हो, कैरी की बात हो, ऑक्सिलरी कैरी की बात हो, ये सारे कंडीशनल फ्लैग है। और इन्हीं फ्लैग का इस्तेमाल हम कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के लिए कर लेते हैं। उसमें कंडीशन हम चेक करेंगे फ्लैग के स्टेटस को 0 या 1। तो ब्रांच कंट्रोल में एक तो जंप की बात हो गई। दूसरा एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम ब्रांच को मूव करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल। खास करके फंक्शन कॉल का कॉन्सेप्ट आपको हाई लेवल लैंग्वेज में पता है कि जब भी कोई सीक्वेंस में प्रोग्राम बनाते हैं, किसी फंक्शन को कभी ज़रूरत होती है तो हम कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र सीधे उस फंक्शन में चला जाता है। फंक्शन कॉल में हम स्टैक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ भी स्टैक पॉइंटर है हमारे पास, हम स्टैक का सहारा लेंगे और इस जंप के जगह पर हम कॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है, कॉल। तो जंप या कॉल दोनों अलग अलग नेचर बिहेवियर के हैं, लेकिन दोनों ही ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन हैं। और कॉल भी कंडीशनल हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल। तो एक जंप और दूसरा कॉल, इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शन आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे वो सारे ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन होंगे। और इसके साथ साथ आईओ और मशीन कंट्रोल ग्रुप, ये और भी इम्पॉर्टेंट है। और प्रोग्रामिंग में खास करके इसको डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। ये उस तरह के इंस्ट्रक्शन है जो आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, मेमोरी या आईओ में सिलेक्शन का काम करते हैं, इंटरप्ट को हैंडल करने का काम करते हैं। साथ साथ मशीन कंट्रोल, जैसे प्रोग्राम हम लिखना शुरू किए तो प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हमने कर दिया, कहीं ना कहीं तो जा कर के वो हॉल्ट करेगा। और हर प्रोग्राम में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। अगर सी प्रोग्राम की बात करें तो मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, मेन जहाँ पे ख़त्म होता है हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मार्क हम करते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। C++ में कहें तो रिटर्न कर देते हैं हम कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिटर्न 0 बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो रिटर्न 0 कब इस्तेमाल करते हैं, सबसे लास्ट स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम का होता है रिटर्न 0। कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है तो 0 रिटर्न करते हुए आप सीधे वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चले आइए, मतलब आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो असेंबली लैंग्वेज में भी तो प्रोग्राम को एंड करना होगा,
और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है हॉल्ट। तो ये हॉल्ट जो है ये हमारे असेंबली लैंग्वेज का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है और ये मशीन कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है। नो ऑपरेशन, इंटरप्ट हैंडल करना, तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो सब इनपुट आउटपुट या मशीन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट हमारे डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप या ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उतना ही उस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आईओ और मशीन कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन बनाए गए ताकि यूजर आसानी से मशीन को कंट्रोल कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो ये 5 ही तरह के इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे आप देखेंगे वो इन्हीं 5 में से किसी न किसी ग्रुप के होंगे और इनके सहयोग से हम आगे डेटा को मैनेज करेंगे, तब हम प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है जो फाइनली मशीन पर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम असेंबली लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम ऑपरेशन कोड और डेटा की बात करते हैं। हम अभी जो डिस्कशन किए ये इंस्ट्रक्शन सेट की बात हुई, ये ऑपरेशन कोड की बात हुई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेटा कैसे इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड किया जाए। डेटा को प्रोवाइड करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे डेटा को प्रोवाइड किया जाएगा, इस पर डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।